आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नज़्म के बारे में, और ये वीडियो नंबर हमारा आज का जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। वीडियो नंबर 8 है और नज़्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे सवालात आज नज़्म से मुतालिक होंगे और आप इसके जवाब देने की कोशिश करें। पहली बार चैनल पे आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल है और फ़ायदेमंद है, ठीक है। या फिर अगर स्कूल के भी आप पे बच्चे हैं तो वहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहाँ भी ये वीडियो आपको मदद करेंगे। नज़्म के लुग़वी माना क्या है, 1 नंबर सवाल में कहा जा रहा है धागा खोलना, धागे में मोती पिरोना, डोरा डालना, नज़्म व नस्क। अब देखिए लुग़वी माना के बारे में बात हो रही है, आपको समझना है कि लुग़वी और इस्तिलाही माना के बारे में बता चुका हूँ कि लुग़वी माना किसे कहते हैं, इस्तिलाही माना किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इससे पहले जो 7 वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं उन्हें आप देख लीजिए, कम से कम स्टार्टिंग के 2 से 3 वीडियोज़, ठीक है, 2 से 3 वीडियोज़ आप देख लें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नज़्म के लुग़वी माना क्या है, धागा खोलना, धागे में मोती पिरोना, डोरा डालना या नज़्म व नस्क। नज़्म व नस्क अपने आप में कह सकते हैं एक तरह का लुग़वी माना है। किसके माना है, ये लुग़वी माना है। डोरा डालना, धागे में मोती पिरोना, आपको लगेगा देखिए धागे में मोती पिरोना ये भी अपने आप में क्या है कि धागा है, उसमें मोती जिस तरह होता है ना माला, मोती का माला बनाना, तो हम क्या करते हैं धागे में एक एक मोती को पिरोते हैं, उसमें डालते हैं, उसको में गूंथते हैं तो उसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, धागे में मोती पिरोना। तो ऑप्शन 2 इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल 2 नंबर, किसी मौजू पर मंजर या वाक़या को सिलसिलावार किस सिन्फ़ सुख़न में बयान किया जाता है। सिलसिलेवार किस सिन्फ़ सुख़न में, गज़ल, आज़ाद गज़ल, नज़्म, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए गज़ल का हर शेर क्या होता है, जुदा गाना होता है। गज़ल का हर शेर जुदा गाना होता है, तसलसल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। आज़ाद नज़्म में इसमें भी तसलसल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, आज़ाद नज़्म में तसलसल की ज़रूरत नहीं होती है। तो तसलसल सीक्वेंस में एक पैटर्न में चलना किस में ज़रूरी होता है, तो नज़्म में, ठीक है, नज़्म। और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है मसनवी, कसीदा, क़ता, रुबाई किस सिन्फ़ में आते हैं। मसनवी, कसीदा, क़ता, रुबाई किस सिन्फ़ में आते हैं, नज़्म, नावल, गज़ल, इनमें से कोई नहीं। तो किस में आ जाएगा, ये बिल्कुल इसका आसान सा आंसर है, नज़्म के अंदर ये सारे आ जाएंगे। किसके अंदर आएंगे, नज़्म के अंदर, ठीक है, गज़ल इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर, किसी एक उन्वान को मुंतखब करके सिलसिलावार किस में बयान किया जाता है। सिलसिलेवार आपको याद रखना है, तसलसल से चलता है, एक पैटर्न से चलता है। गज़ल में तसलसल ज़रूरी नहीं है, मरसिया में नहीं है, कसीदे में नहीं है। आपका तसलसलवार जिस सिन्फ़ में बयान किया जाता है चीज़ों को, वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल आपका यहाँ पे नज़्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नज़्म हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि किस सिन्फ़ सुख़न में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। किस सिन्फ़ सुख़न में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, गज़ल, रुबाई, क़ता या नज़्म। हमने गज़ल के बारे में देखा था कम अज़ कम कितने 5 अशार होने चाहिए, ठीक है। रुबाई में 4 मिसरे वाली नज़्म को रुबाई बोलते हैं, क़ता में भी 4 ही मिसरे होते हैं। रही बात नज़्म में, ठीक है, तो इसमें क्या है, अशार मुतय्यन नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, अशार मुतय्यन नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी नहीं है, तो किस में नहीं है, आज़ाद नज़्म में या सिर्फ नज़्म में, गज़ल में, क़ता में। अब देखेंगे गज़ल में क्या होता है, रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी होती है क्योंकि हर शेर आपका जुदा गाना होता है। क़ता में भी पाबंदी है, नज़्म में भी अगर मुतलक नज़्म बोला जाए तो उसमें भी इसकी पाबंदी है। किसमें, मुतलक नज़्म बोलेंगे तो रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी होती है, लेकिन आज़ाद नज़्म की ख़ुसूसियत है कि इसमें रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है। रदीफ़ कैसे कहते हैं, काफ़िया कैसे कहते हैं, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर, हर मिसरा किसी न किसी बहर में हो ऐसे सिन्फ़ को क्या कहते हैं। हर मिसरा किसी न किसी बहर में हो ऐसे सिन्फ़ को
क्या कहेंगे, आज़ाद नज़्म या नज़्म, गज़ल या क़ता। तो ये आज़ाद नज़्म में होता है। अगला सवाल है 8 नंबर, ऐसी नज़्म जो शायरी की सभी पाबंदियों से आज़ाद हो क्या कहलाती है। शायरी की सभी पाबंदियों से आज़ाद हो तो उसको क्या बोलेंगे, नसरी नज़्म। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ऐसी नज़्म जो शायरी की सभी पाबंदियों से, नज़्म जो लिखते हैं हम क्या है, वो शेरी अंदाज में उसको लिखा जाता है। ठीक है, रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी के साथ उसको हम लिखते हैं, लेकिन वो एक तरह का पैराग्राफ के शक्ल में अगर लिखने लगे कोई इंसान, अपनी बात को आप शेर व शायरी के अंदाज में ना कह करके बल्कि गद्यांश के शक्ल में कहने लगे, एक पैसेज के शक्ल में कहने लगे, पैराग्राफ के शक्ल में कहने लगे, इक़्तिबास के शक्ल में अगर आप कहने लग रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, नसरी नज़्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 1 इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, सभी मिसरे एक बहर में हो और रदीफ़ काफ़िया ना हो, ऐसी नज़्म को क्या कहेंगे। सभी मिसरे एक बहर में हो और रदीफ़ काफ़िया ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, मुअर्रा नज़्म। क्या बोलेंगे, मुअर्रा नज़्म या नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा, इंग्लिश में इसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ब्लैंक वर्स। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में दिया था। तो वर्स की स्पेलिंग WORSE वर्स दे दिया था, जिसके माने कि ख़राब या भद्दा क्या आता है, क्या आता है, भद्दा। ठीक है, बहुत सारे लोग वर्स का जो स्पेलिंग है ये वाला कर दिए थे, हालांकि इसमें से नॉन ऑफ द एबव था। ठीक है, तो स्पेलिंग से चूँकि माना पूरा बदल जा रहा था, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि इसका सही तर्जमा या सही स्पेलिंग क्या है वो आपके जहन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुअर्रा नज़्म। 10 नंबर में है, नज़्म के शुरुआती नक़ूश किस शायर के यहाँ मिलते हैं। नज़्म के शुरुआती नक़ूश किस शायर के यहाँ मिलते हैं। तो 10 में ऑप्शन जो दिए गए हैं, क़ुली कुतुब शाह, ग़व्वासी, पहले कुतुब शाह है फिर ग़व्वासी है, 3 में है क़ुली कुतुब शाह या फिर नुसरती। तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। जिस तरह सारे असनाफ़ की शुरुआत आपके दक्कन से हैं और क़ुली कुतुब शाह को माना जाता है, तो ये नज़्म की शुरुआत भी क़ुली कुतुब शाही से हम मानते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 11 नंबर, सही तौर पर नज़्म की इब्तिदा किस शायर ने की। सही तौर पर नज़्म की इब्तिदा किस शायर ने की, गालिब, नज़ीर अकबर आबादी या मीर तक़ी मीर या फिर सौदा। अब देखेंगे यहाँ पे सही तौर का मतलब या मुकम्मल तौर से। ठीक है, मुकम्मल तो या जदीद नज़्म के कह सकते हैं कि जदीद नज़्म को फ़रोग़ किसने दिया। ठीक है, या मुकम्मल तौर से नज़्म की शुरुआत किसने की, तो गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, मीर, सौदा। और यहाँ पे अगर क्या नाम है, हाली और आज़ाद, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हाली और आज़ाद का नाम दे दिया जाए तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि जदीद नज़्म को फ़रोग़ देने में इन्हीं दोनों का नाम है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप किसके साथ जाएंगे, नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, अवामी शायर इनको कहते हैं, किनको क्या कहते हैं, अवामी शायर। इनकी पैदाइश कहाँ हुई, दिल्ली में। दिल्ली में 1740 दिल्ली में, और वफ़ात इनका आगराबाद या कह सकते हैं कि अकबराबाद, जिसको हम आगरा आज कहते हैं, 1830 दिल्ली 1740 पैदाइश। और ये वहाँ से हिजरत करके आ गए थे कहाँ पे, आगरा आ गए, यानी अकबराबाद जिसका पुराना नाम था, और फिर अभी वो रिसेंट में क्या है, आगरा के नाम से हम जानते हैं। तो 1830 में इनका यहाँ पे इंतकाल हो गया। और नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान में सही तौर पर नज़्म की इब्तिदा के शायर ने की, तो ये नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी शायरी में अवामी मौज़ूआत का शायर है। अब देखिए, अवामी मौज़ूआत का शायर या अवामी शायर किसे कहते हैं, मीर, सौदा, नज़ीर अकबर आबादी या गालिब। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल आपके सामने है 13 नंबर, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हसन हाली ने कौन सी शायरी का आगाज़ किया। मौज़ूआती, जदीद शायरी, रिवायती शायरी, कोहना मश्क शायरी या आज़ाद शायरी। अब बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अब यहाँ पे आप देखेंगे मौज़ूआती जदीद शायरी। ठीक है, मौज़ूआती जदीद शायरी की शुरुआत की अंजुमन पंजाब लाहौर में। ठीक है, अल्ताफ़ हसन हाली ने कुल 4 नज़में पढ़ी थी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कुल
10 नज़में मानी जाती हैं। मौज़ूआती वो सारी की सारी क्या एक मौजू पे थी, वो सारी नज़में किस पर थी, एक मौजू पे थी। तो मौज़ूआती जदीद शायरी की बुनियाद या मौज़ूआती जदीद शायरी पर शेर व शायरी कहने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन हाज़ाद को माना जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 1865 में अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद रखी गई थी। 1865 और 1874 में नज़्में कहनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है 14 नंबर, इस्माइल मेरठी ने किसके लिए मुंतखब मौज़ूआत नज़में लिखी? बूढ़ों के लिए, शायरों के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए। तो ये इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। तो बच्चों के लिए इन्होंने मौज़ूआती नज़में लिखी, यानी बच्चों के बारे में इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो मकतब में अव्वल तक पंजुम किताबें चलती हैं उर्दू की, वो इस्माइल मेरठी ही की लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर में कहा जा रहा है कि तंज़ मज़ाह के शायर कौन है? तंज़ मज़ाह के शायर कौन है? इकबाल, अकबर इलाहाबादी, हज़रत या फ़िराक़? तो क्या होगा इसका सही जवाब, आपको बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। ठीक है, अकबर इलाहाबादी। और अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत करने वाले, अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत करने वाले कौन थे? ये अकबर इलाहाबादी हैं। ठीक है, खुलकर मुखालफत की थी अलीगढ़ तहज़ीब की। अगला सवाल है मगरिबी तहज़ीब पर तंज़ और मशरक़ी तहज़ीब की हिमायत किस शायर ने की? ठीक है, अकबर इलाहाबादी, फ़िराक़, हसरत और इकबाल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न जो कल्चर है उस पर तंज़ किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया। मशरक़ी तहज़ीब को उन्होंने हिमायत की, उसका सपोर्ट किया। चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान ये एक तरह मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किए थे और खुलकर मुखालफत किए थे। और मशरक़ी तहज़ीब को, मशरक़ी एजुकेशन को यानी ईस्टर्न एजुकेशन को ये बढ़ावा दे रहे थे। तो अकबर इलाहाबादी ने मगरिबी तहज़ीब पर तंज़ किया था और मशरक़ी तहज़ीब की हिमायत की थी, या अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर में कहा जा रहा है कि चकबस्त ने किस तरह की शायरी की? इश्क व आशिकी, रिवायती, हुब्बुल वतनी, वतन परस्ती या इस्लाही? तो हुब्बुल वतनी शायर या वतनी शायर, वतनी शायर भी इनको कहा जाता है। चकबस्त को वतनी शायर या हुब्बुल वतनी शायर के नाम से जाना जाता है। तो वतनी, ठीक है, पैट्रियटिज़म पे, देशभक्ति पे या देशभक्ति के शायर के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन हुब्बुल वतनी आप याद रखेंगे कि हुब्बुल वतनी या वतन परस्ती पर शायरी किसने की? तो चकबस्त, बृजनारायण चकबस्त ने। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कौम को बेदार करने वाली शायरी किसने की? कौम को बेदार करने वाली शायरी किसने थी? चकबस्त, फ़िराक़, दाग़, अल्लामा इकबाल। तो कौम को बेदार करने वाली शायरी अल्लामा इकबाल, ठीक है, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कौम को बेदार करने के लिए शेर व शायरी की। अगला सवाल है 19 नंबर। 1936 की तरक्की पसंद तहरीक ने किसको फ़रोग़ दिया? 1936 की तरक्की पसंद तहरीक ने किसको फ़रोग़ दिया? जदीद नज़्म, कसीदा, कदीम शायरी या इनमें से कोई नहीं? तो जदीद नज़्म को, तरक्की पसंद तहरीक ने जदीद नज़्म को फ़रोग़ दिया। और उसके बाद हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ 1939 में बुनियाद रखी गई हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मुल्कराज आनंद और सज्जाद ज़हीर इन दोनों ने मिलकर के तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी। अगला सवाल आपके सामने है 20 नंबर। और 20 नंबर में कहा जा रहा है अंजुमन पंजाब की बुनियाद किस सन में रखी गई? अंजुमन पंजाब की बुनियाद किस सन में रखी गई? अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1874, 1890, 1880, 1892 में। अब देखेंगे यहाँ पे अंजुमन पंजाब की बुनियाद किस सन में रखी गई। तो बुनियाद तो इसकी रखी गई थी 1865 में, 1865 में। और इसमें जो मजलिसें शुरू हो गई थी वो 1874 में।
तो यहाँ पे अगर ये आंसर पूछा जाए कि बुनियाद कब रखी गई तो 1865 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब कि पहला जलसा अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला जलसा कब हुआ था? 1874 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बदलना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज 1865 इसका सही जवाब होगा कि इसकी बुनियाद कब रखी गई थी। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने किसकी निगरानी में अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी? ठीक है, अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखने में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद फिर हाली। चूँकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कुल 10 नज़में पढ़ी थी और हाली की कुल 4 ही नज़में थीं, तो इन दोनों ने जो इसकी बुनियाद रखी तो किसकी सरपरस्ती में, किसकी निगरानी में अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद रखी थी? तो ऑप्शन यहाँ पे कर्नल हॉलराइट, अल्लामा इकबाल, नज़्म तबातबाई या इनमें से कोई नहीं। तो कर्नल हॉलराइट के ज़ेर सरपरस्ती या निगरानी में अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद रखी गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अफसाना डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। आप तैयार हो गया हैं? मनाजात, चुपकीदाद, बरखारुत, मौज़ूआती नज़में किसने लिखी? ठीक है, ये मनाजात, चुपकीदाद, बरखारुत, मौज़ूआती नज़में किसने लिखी है? हाली, आज़ाद, इस्माइल मेरठी, नज़्म तबातबाई। ठीक है, तो ये आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये सारी मौज़ूआती नज़में हैं, जदीद मौज़ूआती नज़में हैं। तो ये कुछ 22 क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद जो वीडियो आएगा हमारा वो 9 नंबर चैप्टर होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।